हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर हम लोग जो है वो पराक्रम सीरीज के थ्रू रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कंपोनेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सेशन में बात करेंगे चैप्टर 4 दैट इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट 5 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजिक स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय अ बैंक टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी? योर स्टेटमेंट्स आर इंक्रीजिंग एनपीएस, कॉस्ट मैनेजमेंट, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। सो आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question, guys? So the right answer will be option B itself, that is 2 and 3 only. So ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी नाम का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4, वहां से जो है वो कवर अप किया गया है, वहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा जो है वो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट रहता है। मतलब वो बैंक्स की ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। अब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में क्या है कि कंट्री की जीडीपी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, कंट्री में सेविंग पैटर्न क्या है और कंट्री में कितने लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो कि एक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर एक कंट्री की जीडीपी सही से ग्रो कर रही है तो अल्टीमेटली अगर वो उस कंट्री की जो जीडीपी है अगर वो ग्रो कर रही है तो उस केस में अल्टीमेटली जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि जीडीपी ग्रो करने का मतलब ही क्या है कि नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मतलब लोगों के पास जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जा रही है, लोगों के द्वारा उनके द्वारा कंजम्पशन ज़्यादा की जा रही है। सो इट मीन्स अल्टीमेटली जो है वो बैंक्स भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो फेवर में रहते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। सो अगर हम लोगों को इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर मैं बैंक्स की बात करूं, सो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कितने एनपीएस अभी चल रहे हैं, मतलब कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, ये भी डिपेंड, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्या कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो इशू की जा रही हैं बाय द रेगुलेटरी बॉडीज इटसेल्फ। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो कि एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स के अंदर जो है वो पार्ट बनेंगे और दे विल अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज बैंक स्पेसिफिक फैक्टर्स। सो कितना इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है कि मतलब जितना इंटरेस्ट जो है वो दिया जा रहा है और जितना इंटरेस्ट जो है वो एक बैंक को रिसीव हो रहा है, दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट स्प्रेड बोल देते हैं। सो इंटरेस्ट स्प्रेड इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज अ पार्ट ऑफ बैंक स्पेसिफिक फैक्टर्स। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अल्टीमेटली जो है वो अफेक्ट करेंगे। सो मूविंग अहेड, अब क्या कुछ स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। सो अगर मैं स्ट्रेटेजिक स्टेप्स की बात करूं, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर शुड बी अ फोकस ऑन बैलेंसिंग द प्रॉफिट, ग्रोथ एंड रिस्क। क्योंकि एक इंडिविजुअल बैंक को प्रॉफिट भी चाहिए, उसको ग्रो भी करना है और वो रिस्क को भी मिनिमाइज कर ले। इस तरह से जो है वो बैलेंस सेटअप करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज एसेसिस द स्ट्रेटेजिक फिट एंड यूनिक रोल फॉर द ईच ब्रांच। मतलब हर एक ब्रांच के लिए क्या इंपॉर्टेंट कुछ यूनिक रोल है। जैसे हम लोगों को कोई कॉर्पोरेट ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, कोई ऐसी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं जो सिर्फ एसएमई लोन, एसएमई अकाउंट्स के साथ जो है वो डील करती हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेस मिलती हैं जो सिर्फ रिटेल लोन्स के साथ डील करती हैं। तो इस तरह से उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द बेस्ट पोटेंशियल कस्टमर। बेस्ट पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना सो दैट उससे जो है वो मैक्सिमम जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सके बैंक के द्वारा। नेक्स्ट इज एनालाइज द कंपटीशन। अब कंपटीशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कंपटीटर हैं उन कंपटीटर्स के द्वारा क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं और हम लोग उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से बीट कर सकते हैं। तो इसको बोल दिया जाएगा एनालाइजिंग द कंपटीशन। सो इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इंप्रूविंग द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज सेट स्पेसिफिक गोल बाय ब्रांच फॉर बिजनेस। मतलब हर एक ब्रांच का जो है वो एक स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिवली मार्केटिंग कैंपेन्स जो है दीज कैन ऑल्सो बी वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेयर विद रिस्पेक्ट टू इंप्रूवमेंट इन द ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि अगर हम लोग जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना ले, अगर उसकी हम लोग जो है वो मार्केटिंग सही से नहीं करेंगे, एक सही चैनल को चूज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, तो हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट इज रीडिफाइन द बैंक मॉडल ऑफ द फ्यूचर। मतलब
फ्यूचर की नीड को समझते हुए टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग उस चेंज के थ्रू अपने बैंकिंग जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनको जो है वो अडॉप्ट करवाना पड़ेगा, सो दैट हम लोग जो है वो फ्यूचर की बैंकिंग नीड्स को भी ऑफर कर पाएं। सो इस तरह से ब्रांचेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है बाय टेकिंग द स्ट्रेटेजिक स्टेप्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब अगर हम लोग अदर स्टेप्स की बात करें, सो अदर स्टेप्स के अंदर एनपीएज को रिड्यूस करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था जहां से हम लोगों ने सेशन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज क्वालिटी लोन्स दिए जाने चाहिए, मतलब ऐसे लोन्स नहीं दिए जाने चाहिए जहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, उस तरह के लोन्स को देना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एनहांस नॉन इंटरेस्ट इनकम, बैंक्स नीड टू एनहांस देयर नॉन इंटरेस्ट इनकम एज वेल, मतलब फी बेस्ड इनकम वगैरह के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा होल्डिंग मिनिमम कैश बैलेंस, मतलब मिनिमम कैश बैलेंस को जो है वो होल्ड करना पड़ेगा एक बैंक को अपने पास, सो दैट जो है अगर कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उस केस में जो है बैंक उस सर्कमस्टांस से डील कर पाए। नेक्स्ट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, कि मतलब एक बैंक जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है उसमें जो कॉस्टिंग है उसको मिनिमाइज करने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो बैंक्स को मेंटेन करने पड़ेंगे, सो दैट जो कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी को जो है वो बैंक्स जो है वो मेंटेन कर पाए। सो दीज आर दी अदर स्टेप्स जो कि ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को अल्टीमेटली जो है वो बूस्ट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसेंशियल फैक्टर्स टू मेक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कॉन्टिन्यूसली जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती ही चले, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं। सो फर्स्ट वन इज यूजिंग केपीआई। केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, फॉर एग्जाम्पल राइजिंग कॉस्ट और फॉलिंग कस्टमर एक्विजिशन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज असेसिंग द जनरल बिजनेस कॉस्ट, मतलब जनरल बिजनेस की कॉस्ट को असेस करना कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो बिजनेस की कॉस्ट है दैट इज मोर एंड आवर रेवेन्यू इज लेस। सो इस तरह से जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिव्यू एरियाज ऑफ बिजनेस वेस्ट, मतलब ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां से हम लोगों को जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न या फिर आउटपुट जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो उन एरियाज या फिर उन फंक्शंस को जो है वो एलिमिनेट करना बिजनेस से। नेक्स्ट इज रेगुलरली रिव्यूइंग द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्राइस हम लोग आज की डेट में जानते हैं कि कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। सो प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट नीड टू बी रिव्यूड रेगुलरली अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। अब ये अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग क्या है? मान लो कोई कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच के अंदर आता है कि मुझे जी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन अप करना है। अब आपको पता लगता है कि उस इंडिविजुअल कस्टमर की अभी नई नई जो है वो मैरिज हुई हुई है, सो ही माइट नीड a group insurance as well for his family. He might need a loan for द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जो कि वो अभी बनाना चाहता है न्यूली मैरिड होने के बाद। सो इस तरह से जो है वो जो उसकी बेसिक नीड थी दैट इज सेविंग अकाउंट, वो तो आपने प्रोवाइड ही की, उसको आपने सॉल्यूशन दे दिया उसका, बट इसके अलावा उसकी जो नीड है, जो उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल है, उसको समझते हुए आप लोगों ने उसको अदर प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट करने की कोशिश की, तो इसको बोला जाता है अप सेलिंग या फिर क्रॉस सेलिंग। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म डील विद द सप्लायर। अब देखिए बैंक्स ने मान लो अपनी ब्रांच के अंदर कोई IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो इंस्टॉल करना है, सो अगर हम बोलेंगे कि 4 कंप्यूटर हम लोगों को चाहिए तो ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, तो बैंक्स नीड टू मेक द लॉन्ग टर्म डील विद द सप्लायर कि भाई हम लोग जो है वो आपसे ही कंप्यूटर लेंगे, चाहे 4 लें चाहे 400, हम आपसे ही कंप्यूटर्स लेंगे। तो उस तरह से जो है वो पैसा बचाया जा सकता है और ब्रांचेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब एक बेंचमार्क को सेट करना। बेंचमार्क को सेट करने का मतलब क्या है कि बैंक्स नीड टू बेंचमार्क को सेट करने का मतलब क्या है कि बैंक्स जो है वो एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने अगर प्रोडक्ट को बनाना है तो प्रोडक्ट के बनाने में इतनी ही कॉस्ट जो है वो हम लोग जो है वो इनकर करेंगे, इससे ज़्यादा पैसा हम लोग जो है इस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं खर्च करेंगे, और इसके थ्रू रिटर्न एटलीस्ट हम लोगों को इतनी रिटर्न तो जो है वो जनरेट करनी ही करनी है। सो इस तरह से जो है वो ये कुछ एसेंशियल फैक्टर्स बन जाते हैं जो कि एक बैंक या फिर ब्रांच की कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।